आज हम एक बुक की समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि मंदिरा बेदिया और सत्यदेव बर्मन के द्वारा लिखी गई है हैप्पी फॉर नो रीजन। ये एक बायोग्राफी है मंदिरा बेदी के अपनी। जब ये पहली बार बुक बाहर आई तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे परचेज किया क्योंकि मैंने शुरू से मंदिरा बेदी जी को फॉलो किया है। वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे रोल्स किए टीवी पे, फिर बाद में वो फिटनेस रियलिटी शोज का पार्ट बनी, फिर बाद में एक सुपर मॉडल की तरह वो आईपीएल में छा गई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने लाइफ के दृष्टांत इस बुक में दिए हैं और ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो शुरुआत करते हैं अपन इसके पहले चैप्टर से। इस बुक की शुरुआत वो करती हैं इस कथन से कि अभी भी देरी नहीं हुई है। इस कथन से उनका तात्पर्य है कि हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की चीज़ों को यह कहकर नया नहीं करने की कोशिश करते कि अब तो लेट हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने अपने जीवन का दृष्टांत देते हुए कहा है कि अगर आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है तो आप अभी भी जा सकते हैं, अगर आपको जिम ज्वाइन करना है अभी भी कर सकते हैं, अगर आपको गिटार सीखना है अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये उम्र जा चुकी है या अब क्या करेंगे। तो अगर आपको करना है तो करना है, हमेशा अपने दिल और इच्छा की सुनो। तो वो अपना एग्जाम्पल देती हैं कैसे उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो से, जब वो एक्सरसाइज भी नहीं करती थी अपने लेट थर्टीज में, तब उन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया और फिटनेस के प्रति सजग रही। वो खतरों के खिलाड़ी हार गई, पर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी फ़िटनेस बहुत अच्छी नहीं है। तब से उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान दिया, बहुत सारे तरीके की फ़िटनेस रिजीम की। तो जब जो चाहे वो कर सकता है। फिर बाद में फिर 45 प्लस एज में आईपीएल में एज ए होस्ट काम की। दूसरा उनका कथन है दिस टू शैल पास। जीवन में बहुत बार कठिनाइयाँ आएंगी, उनके जीवन में भी आई थी। एक समय उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, उनको बहुत दिक्कत होती थी, लोग टोकते थे, ख़ासकर प्रेगनेंसी के बाद का समय था। पर उन्होंने मेहनत की, फिर वो फ़ेज़ भी निकल गया। एक समय उनके पास काम नहीं था, उनको लगता था मेरे को काम मिले, मैं क्या कर रही हूँ? फिर उनको काम भी मिल गया। तो जीवन आपको उस जगह लेके जाएगा जहाँ आपको लेकर पहुँचना है। बेसब्र ना होइए और यकीन करिए कि जो समय चल रहा है अगर वो खराब है तो वो भी निकल जाएगा। मंदिरा बेदी जी का कहना है कि आप अपने आप से प्यार करिए। अपने आप से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, अपने आप पे का प्यार करिए और अपने शरीर पे, अपने मन पे काम करिए। अपने पर पूरा यकीन रखिए कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपका कथन ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, आपका कथन होना चाहिए मैं करूँगा या करूँगी। इसी तरह जीवन की बहुतायत पे विश्वास रखिए। ये समझिए कि इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त जगह है, हर एक के लिए पर्याप्त काम है। कभी भी इनसिक्योर या असुरक्षित महसूस मत करिए। अपने पाप पे काम करिए और पुरानी हैबिट्स को तोड़िए। जैसे वो अपना एग्जाम्पल देती हैं, वो बहुत गुस्सा होती थी, तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। एक दिन अचानक ही उन्होंने अपने साथियों के सामने कह दिया कि मैं अब गुस्सा नहीं होंगी। ये कहना तो आसान था, पर धीरे-धीरे वो मेहनत करते रही। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, फैमिली की हेल्प ली, फ्रेंड्स की हेल्प ली। धीरे-धीरे अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचाने और गुस्सा करना छोड़ा। उन्होंने 4 चीज़ों को अपनाया गुस्सा से दूर रहने के लिए। पहला है, जब वो सुबह उठती थी तो वो ये लाइन को बार-बार बोलती थी, मुझे माफ़ करो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थैंक यू, आई लव यू। जो भी उनको हेल्प करता था, उनको इस चीज़ों से ग्रीट करती थी। रोज़ सुबह ये लाइन्स बोल के जाती थी। दूसरा उन्होंने ये किया कि हर चीज़ को खुशी से और धन्यवाद करते हुए अपनाओ। आप भगवान का धन्यवाद करो कि आपको शरीर अच्छा मिला। आप पेरेंट्स का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपकी केयर अच्छी की। ऐसे ही यदि आपको कोई गिफ्ट देता है तो उसको धन्यवाद करो। क्या ये छोटा-सा गिफ्ट लाया हो, ऐसा नहीं बोलना है। तो तीसरा मेन उनका पॉइंट है कि अपने आप से प्यार करो
और ये समझो कि तुम्हें लोग प्यार करते हैं, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम जैसे हो अच्छे हो। इसके साथ वो अपना एक अहम सिद्धांत देती हैं कि जो है उसको स्वीकार करो और उम्मीदें ना करो। उम्मीदें ना अपने आप से करो, ना दूसरे से करो, और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते उनको वैसे का वैसे स्वीकार करो। स्वीकार करना हार नहीं है, ना स्वीकार करके झुंझलाहट में रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उदाहरण दिया, यदि एक बस आ रही है, वो लेट है, तो बस ड्राइवर को भी तो घर जाना है। वो जानबूझ के लेट थोड़ी हो सकता है, ट्रैफिक होगा, हो सकता है कुछ रास्ते में गाड़ी खराब हो गई होगी, तो उसको छोड़ो, आप उसका कुछ कर तो नहीं सकते। बस अगर 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट लेट आएगी, तो ड्राइवर से भी सद्भावना रखो, उसको एक्सेप्ट करो। 10 मिनट लेट आएगी तो आएगी, जब आएगी तब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी एक्सपेक्टेशन सरेंडर कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। नेकी कर, दरिया में डाल। दूसरा, हमेशा ये यकीन रहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप नहीं भी स्वीकारेंगे तो भी चीज़ों ने होना ही है। हम बहुत छोटी सी चीज़ देखते हैं, अपने सामने के 2-3 कदम, 2-3 दिन, 1-2 साल, पर भगवान हमारे भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। उसका 360 डिग्री व्यू है। वो जो करेगा हम सबके लिए अच्छा करेगा, तो आपको किसी ना किसी अथॉरिटी पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगले पड़ाव में वो अपनी मैरिज के बारे में बताती हैं, कैसे उनके और उनके हस्बैंड के बीच का तारतम्य बनाया गया और वो आपस में कैसे अच्छे से रहते हैं। उनका एक पार्टनरशिप की तरह का रिलेशन है। उनका मानना है कि शादी में लोग एक दूसरे के शरीक तो हों, पर इतने भी ज़्यादा शरीक ना हो कि एक दूसरे को इंडिपेंडेंस ना मिले। एक दूसरे के सहयोग करें, पर एक दूसरे की जान ना खाएं। तो एक दूसरे को थोड़ा टाइम फ्री भी दें, पर एक दूसरे को पूरा हेल्प भी करें अगर कोई मुसीबत आए। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे वो एक एग्जांपल देखे, उनके पति को स्मोकिंग की आदत थी, तो शुरू में वो गुस्सा करती थी तो उनको बता बिना छुपके सिगरेट पीते थे। धीरे से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये तो होना ही है, तो उससे अच्छा मेरे सामने ही पिए, कम से कम मुझे तो पता है। तो उन्होंने एक बेसिक दिया कि कम पियो पर पी लो मेरे सामने, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे उन दोनों के आपस के रिलेशन बेटर हुआ। ऐसे ही वो कहती है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना सीखिए। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उनको हटाना है। जैसे अगर आपको कोई रिश्तेदार से दिक्कत है, तो ये नहीं कि आप उसको मार दो या उसको भगा दो या उसको गाली दो या उसको ऐसा कुछ करो कि आप उससे दूर हो जाओ। उसको अपनी जगह रहने दो। आपको उस भावना को हटाना है। जैसे उसको देख के आपको इरिटेशन होती है, आपको इस इरिटेशन को हटाना है। उससे दोस्ती मत करो, वो जहाँ है अपनी जगह खुश रहे, आप जहाँ अपनी जगह खुश हो। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में छोड़ना सीख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ये चीज़ को छोड़ दीजिए कि आप बूढ़े हो गए, ये चीज़ को छोड़ दीजिए कि आप अच्छे नहीं हैं, ओवर थिंकिंग को छोड़िए, ग्रजेस को छोड़िए, टालना की आदत छोड़िए। तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप गुस्से से भी दूर होंगे, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन से भी दूर होंगे, और खुशी की तरफ आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। उसके अगले पार्ट में उन्होंने अपने फिटनेस के बारे में डिस्क्राइब किया है, कैसे उनको फिट होने की प्रेरणा मिली जब वो खतरों के खिलाड़ी में भागीदारी ली और वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब उन्हें समझ आया कि वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारी डाइट प्लान्स ट्राई की, बहुत एक्सरसाइजेस की, वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करती हैं। कभी एक्सरसाइज करती हैं, कभी जिमिंग करती हैं, कभी स्विमिंग करती हैं, और फिटनेस उनके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने रोज़मर्रा की लाइफ में। उन्होंने सारी डाइट्स ट्राई की हैं, पर उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी लगी। अपने गर्भावस्था के बाद उनको वेट लॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, पर वो भिड़ी रहीं, और एक जर्नलिस्ट के टोकने पर उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने के अंदर ही 12 से 14 किलो का वजन कम किया, और फिर अगले 6 महीने में और 10 किलो वजन कम किया। और आज 47 ईयर की एज में वो किसी को भी टक्कर दे सकती हैं। उनका ये कहना है कि हमेशा एक्टिव रहो, हर दिन कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा अपने शरीर को देना ही है।
जहाँ हो सके, अलग से टाइम नहीं निकले तो फिर जहाँ हो सके वहाँ चल पड़ो। अपने जूते साथ में बैग में रख लो, हो सके तो ट्रेनर की हेल्प लो, पर वो ज़रूरी नहीं है। यदि आप कर पाते हैं, एक्सरसाइज भी करो, डाइट भी करो। अपने वेट लॉस के टारगेट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दो ताकि आपको वो ये जर्नी कठिन ना लगे। मंदिरा बेदी के हिसाब से सुबह उठना बहुत ही फ़ायदेमंद है और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करती है और उनको बहुत ही तरोताज़ा महसूस होता है। साथ ही उनको लगता है एक्सरसाइज करने से आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, जो एक बहुत ही आनंददायक एहसास है। इसके साथ उन्होंने बुक्स में बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं जो हेल्दी डाइट के लिए आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में उन्होंने अपने वर्कआउट सीक्वेंसेस, अपर बॉडी के लिए क्या करना है, लोअर बॉडी के लिए क्या करना है, वैसे कम से कम 10-15 पेजेस अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज के वर्कआउट सीक्वेंसेस फोटोज के बिना उन्होंने लिखे हैं। जैसे बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल्स करना है या क्वाड्रिसेप्स के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी है। तो यदि आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो कृपया बुक खरीदिए और उनको पढ़िए। अंतिम चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है लेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता जाहिर करिए। आपकी जीवन में कैसी भी अवस्था हो, कितना भी अंधकार हो, कुछ न कुछ कारण आप ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हो, एहसानमंद हो। हमेशा ही आपके स्थान पे आने के लिए कोई और रेडी मिलेगा। हमेशा ही आपकी शारीरिक या मानसिक या आर्थिक अवस्था को चाहता हुआ कोई प्राणी आपको अपने पास मिल जाएगा। उससे देखो, अपने घर के लिए, अपनी घर के ऊपर की छत के लिए, अपने एसी के लिए, अपने अच्छे शरीर के लिए कृतज्ञ हो। आपके पास फैमिली है उसके लिए कृतज्ञ हो, भगवान का शुक्रिया अदा करें। टीचर जिन्होंने आपका पढ़ाया है उसके लिए कृतज्ञ हो। इतनी बड़ी नेचर आपके लिए काम कर रही है, रोज सुबह सूरज उठ रहा है उसके लिए कृतज्ञ हो। आप छोटे से छोटा कारण ढूंढ सकते हैं। आपके घर बाई आती है काम करने के लिए, उसके लिए कृतज्ञ हो। आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो। आज के डेट में मोबाइल फोन उपलब्ध है, उसके लिए कृतज्ञ हो। तो इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। आप सलाद खा सकते हैं, आपके घर में टीवी है उसके लिए कृतज्ञ हो। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपके पास गूगल है, आप ई बुक पढ़ सकते हो, आप इस बुक की समरी को सुन सकते हो, इसके लिए कृतज्ञ हो। आशा करता हूँ कि ये समरी आपके लिए उपयोगी हो। यदि आपको ये बुक अच्छे लगे तो ज़रूर पढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।